उद्घाटन तो तेरा मैं करूंगा। जानबूझ के गिराते हैं ये। एक्चुअली कोशिश तो मारने की होती है, उठाते तो मारने के लिए, लेकिन भाई का खौफ इतना है कि हाथ कांप जाते हैं तो वहीं गिर जाता है। So hello guys, welcome back to my channel. Please subscribe my YouTube channel. क्या वैसे यार, तुम्हारे होते हुए कैसे हो रहा है ये? तो भाई स्टार्ट किया जाए। माहौल सेट है एकदम। तो मेरे हिसाब से लास्ट सीढ़ी तुमने भी साफ कर दिया पूरा। चलो भाई डिस्कशन निकाला जाए फटाफट, रेस निकाली जाए। कौन सी रेस दी गई थी? लाओ बेटा। तुम देना अपनी रेस। तो बातचीत बिल्कुल बंद, समय कम है, डिस्कशन काफी कुछ है। तुम आ गए फिर? अबे धर्मशाला समझ रखे हो क्या है? MWF में आएंगे, TTS में नहीं आएंगे। कहाँ गए थे? तबीयत खराब बहुत होती है भाई। तुम्हें कितनी बार बोला है सस्ता नशा करना बंद करो। उसी का असर है, और किसका असर है? हर 2 दिन बाद तबीयत खराब हो जाती है 16 साल की उम्र में। क्या हो गया भाई? ये सस्ती चीजों की वजह से हो रहा है। ब्रांडेड लो। लिस्ट चाहिए हो तो बता देंगे हम। चले भाई स्टार्ट किया जाए। बैठो भाई। बातचीत बंद। चले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 क्वेश्चन एक साथ हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, the ratio of length, radii and Young's modulus of steel and brass wire in the figures are A, B and C, then the corresponding ratio of an increase in their lengths. देखिएगा जनाब, ये स्टील है और ये ब्रास है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2 mg। क्या ये बात समझ आ रही है? क्योंकि यहाँ पर इस रस्सी के नीचे जो मास हैंग कर रहा है, क्या वो 2m है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ टेंशन क्या होगी, क्या इसके नीचे टोटल मास 3m है, तो यहाँ पे क्या टेंशन 3 mg होगी? क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? अब यहाँ पर हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ अ इंक्रीज इन देयर लेंथ। मान लो इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो डेल्टा L1 का आया, और इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो डेल्टा L2 का आया। इसका रेशियो पूछा गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने वैसे तो पढ़ा हुआ है, ये मैंने लिखा स्ट्रेन। क्या लिखा? स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या लिखा जा सकता है? हाँ, क्या स्ट्रेस लिखा जा सकता है? मतलब F इंटरनल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू Y। क्या भाई ये मामला सही है? तो अगर मैं इस वायर की बात करूं तो इस वायर के लिए मैं लिखूंगा डेल्टा L1 बराबर, यहां पर ये वैल्यू कितनी है? 3mg इंटू L1 अपॉन A1 इंटू Y1। क्या सही है? ये तो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं। कौन से वाले? रेशियो वाले। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा L2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 2mg इंटू L2 अपॉन A2 इंटू Y2। क्या एकदम सतर है मामला?
अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया बेटे तो जरा ध्यान से देखिएगा, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 रेशियो L1 अपॉन L2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर रेशियो लूं तो A2 बटे A1 इंटू Y2 बटे, आ रहा है, लेंथ का रेशियो कितना दिया हुआ है, स्टील अपॉन ब्रास। देखो 1 मैंने स्टील को बोला है, 2 किसको बोला है, ब्रास। वी केयरफुल, वैल्यू रखते समय थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये वैल्यू ए दी हुई है, कितनी दी हुई है, ए। अगर मैं एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं, एरिया की, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ एरिया का तो रेशियो दिया नहीं है, लेकिन रेडियस का दिया है भाई। किसका दिया है, क्या तुम ये जानते हो कि एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है और रेडियस का रेशियो पता चल जाए तो क्या आप निकाल पाओगे, क्या रेडियस के रेशियो का स्क्वायर कर दें तो एरिया कब मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें बी स्क्वायर पता चल गया, लेकिन बी स्क्वायर है 1/b²। यही सबसे बड़ा ब्लेंडर है जो हमसे हो जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एरिया है ब्रास का और नीचे है किसका, स्टील का। ये है यंग्स मॉडुलस, ब्रास अपॉन स्टील। क्या लिखोगे, सी या 1/c। नहीं हुआ, हो गया था तुम लोगों से। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। भाई साहब खड़े हो ना जरा, तुम्हारे आगे, जस्ट बोलो हाँ, तुम्हारे बगल में, हाँ हो गया पक्का, बैठो। क्वेश्चन नंबर 6, what is the change in length of our entire system under the action of a axial force। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस सवाल को तो होना चाहिए था। ये वाला एंड फिक्स है, ये है एक रॉड और ये है दूसरी रॉड, यहाँ पे फोर्स F लगाया। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, क्या स्ट्रेस कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब स्ट्रेस नहीं, फोर्स। फोर्स हर जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मानते हो इस बात को। हमसे यहां पर पूछा गया, मतलब इस पूरी रॉड में हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी, उसी तरीके से इसमें भी हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या मुझे यहाँ इंटीग्रेट वगैरह करने की कोई जरूरत है क्या। मुझसे ये बोला गया लेंथ बताई गई है, ये लेंथ कितनी दी है, L/2। ये लेंथ कितनी दी है, वंडरफुल। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला। मैंने मान लिया इसकी लेंथ में चेंज आया डेल्टा L1 का, और इसमें चेंज आया कितने का। क्या जनाब मुझे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 की वैल्यू पूछी गई है। अगर मुझे डेल्टा L1 कैलकुलेट करना है तो इसी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। जरा बताइए, डेल्टा L1 की वैल्यू लिखूंगा F इंटू L, लेकिन लेंथ कितनी है इसकी, बटे एरिया। एरिया कितना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। याद रखना, अगर सवाल में ये लिख दिया जाए कि बोथ ऑफ देम आर मेड ऑफ अ सेम मटेरियल, इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है, वाई से। क्या ये लेंथ में चेंज इसके आया। लोगों ने कहा कि सर आपने dy/dx बताया था स्ट्रेन, और इस dy/dx को आपने डेल्टा L/L लिखा। क्या मैं ये लिख सकता हूं अभी, क्योंकि ये रॉड मूव नहीं कर रही, तो क्या इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स है। भाइयों ये बारीकियां तुम्हें समझ आ रही हैं, क्या बात कर रहे हो। तो जल्दी से देख के बताएगा जनाब, डेल्टा L2 की वैल्यू में क्या ये F ही रहेगा, ये भी L/2 ही रहेगा, लेकिन A की जगह A। भाई क्या इन दोनों को जोड़ दिया जाए, नहीं चमक रहा, क्या बाउंसर लग गया क्या भाई, सवाल होना चाहिए था। वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 7। ए चूरन हो क्या तुम, बिल्कुल ही हैं, कवाड़ी लोग हैं बिल्कुल नालायक, सस्ते सस्ते चूरन सवाल पूछ रहे हैं। TMP1 का तो थोड़ा ख्याल कर लेते। चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। The force stretches the combination by 10 mm।
सवाल अच्छा है, समझ में नहीं आता। मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा। टोटल इलोंगेशन दिया हुआ है, मिलता जुलता है इसी का, मतलब चच्चा भतीजा। कहाँ गए चच्चा? खड़े हो जा बेटा, चच्चा विधायक हैं। एकदम से याद आया, कहाँ थे कल? अरे तुम ही पूछ लो, ऐसा करो, मैं बैठ जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। कल की क्लास अटेंड कर ली? ठीक है, बैठ जाओ। तो देखो था, नहीं अच्छा स्टूडेंट है भाई, मेहनत करता है वो, तुम्हारी तरह कबाड़ी नहीं है। खुश मत हो जाना ज्यादा। लड्डू फूट गए। कभी कभी मजाक करने की आदत है। डेल्टा L1 पहले वाले वायर में और दूसरे वायर में, मान लो पहले वाले में डेल्टा L1 का चेंज आया, दूसरे में डेल्टा L2, तो टोटल चेंज ये दिया हुआ है। हाउ फार डज द मिड पॉइंट ए मूव? ए पॉइंट कितना मूव करेगा? जितना पीछे वाले वायर में इलोंगेशन आएगा। क्यों, ये बात समझ आ रही है? कहां गए वो भाई? क्या क्लियर है ये बात? पॉइंट ए उतना ही तो मूव करेगा जितना पीछे वाला वायर इलोंगेट होगा, आगे वाले से तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। तो बेसिकली पीछे वाले वायर में मैंने बोला ये चेंज आया है, तो क्या मुझे डेल्टा L1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है? तो अब मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूं कि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पीछे वाले वायर का रेडियस R है, तो उसका एरिया मैं बोल सकता हूं सपोज A, मतलब पाई आर स्क्वायर है। कितना है? पाई आर स्क्वायर। और आगे वाले का रेडियस है 2R, तो उसका एरिया लिखूंगा पाई 2R स्क्वायर, जो कि कितना होगा? मतलब अगर मैं इसको A1 बोल रहा हूं तो इसको 4A1 बोल सकता हूं। तो एक बात बताना, मेरी थोड़ी हेल्प करना, डेल्टा L1 लिखने जा रहा हूं, क्या ये वायर कहीं भाग रहा है क्या? तो पूरे वायर में हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी? अगर सेम होगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। बार बार बोलता हूं इसी बात को, डेल्टा L1 बराबर एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं F है, कितना है? F बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A1 इंटू यंग्स मॉडुलस, दोनों का सेम है क्या? ये तो दिया हुआ नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? स्टील वायर है नालाई को, क्या दोनों ही स्टील वायर है कि नहीं? अगर दोनों स्टील वायर है तो इसका मतलब दोनों का वाई सेम होगा। तो वाई, और कुछ मिस कर रहा हूं? लेंथ, लेंथ मान लो इसकी, दोनों की लेंथ सेम है क्या? हाँ सेम है, बढ़िया बढ़िया, चलन दो चलन दो। डेल्टा L2 एफ एल अपॉन A2, लेकिन A2 को क्या लिखा जा सकता है? इंटू वाई। क्या भाई इन दोनों को डिवाइड अगर कर दिया जाए, क्या ये 4 आ रहा है? मेरे हिसाब से एक इक्वेशन तो ये रही आपके पास, और एक इक्वेशन ये रही, क्या आगे सॉल्व कर सकते हो? डेल्टा L1 को कितना मिलेगा? 4/4 + 1, 5 × 10। ये कैसे लिखा, समझ आता है? आता हो तो बढ़िया, नहीं आता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है? 8 mm। क्या मैंने आंसर सही निकाला है? थैंक यू। ये डिसिप्लिन है इस बैच का, देख सकते हैं आप, ये मैनर्स हैं, ये जानते नहीं है हाउ टू बिहेव इन अ क्लास। और भाई ऑनलाइन होमवर्क करके आए हो तुम लोग? फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर क्लास, 100 रुपीज में लिया है कूपन। कैसे लोग हैं यार, तुम लोगों ने तो धंधा खोल रखा है भाई यार। चलिए माहौल सेट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछो। हो गया? सिर्फ टेंशन से पता नहीं चलेगा, एरिया को भी डिवाइड करना पड़ेगा। टेंशन कैसे निकाली? ए चुप, कंबोज साहब खड़े हो जाओ। ठीक है चलो, एक और तरीका बताते हैं सस्ता वाला। ये एंगल कितना है? ये कितना है? 60। वैसे तो आपसे हो गया होगा, एक ब्लॉक हैंग कर रहा है,
तो बोल सकते हैं उसकी वजह से नीचे क्या लग रहा है mg। वैसे तो आप समझ रहे होंगे, दो इक्वेशन बनाई होंगी, T1 T2 निकाल लिया होगा भाई, ऐसे ही तो किया होगा गरीबों। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर ये एंगल कितना है? क्या कोई कह करके गया था कि इसको y लेना, इसको x लेना? क्या मेरा जो मन करे उसको x और y ले सकता हूं? अरे हाँ या ना? अरे सहमत हो भाई? तो जरा ध्यान से देखना, मैंने बोला है कि इसको लूंगा y और इसको लूंगा मैं क्या, x। फायदा क्या है इसमें? टेंशन के कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे, किसके करने पड़ेंगे? mg के करने पड़ेंगे। अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये भी 60 है? तो mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos 60। कुछ चमक रहा है? और mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin 60। एक बात बताना, इस लाइन के अलोंग जरा ध्यान से देखना, T2 इधर लग रहा है, खींचने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स कितना है? mg cos 60। क्या मैं सीधे सीधे T2 की वैल्यू को mg cos 60 लिख सकता हूं? क्या मामला सतर है एकदम? और T1 की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं? mg sin 60। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? क्या देखना, क्या दो इक्वेशन बनानी पड़ी? क्या सीधे T1 और T2 आ गया? लोग यहीं पे पिघल जाते हैं। वो सोचते हैं कि टेंशन का रेशियो निकालना है क्योंकि स्ट्रेस पूछा है, लेकिन स्ट्रेस में डिनोमिनेटर में क्या आता है? एरिया भी आता है। और एरिया दोनों का सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है भाई। स्ट्रेस 1, ये वाला वायर 1, ये वाला वायर 2। अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। किससे? 3 से। और इसको किससे? अब तो हो गया होगा। अब तुम क्या करोगे? कर तो दिया पूरा सॉल्व। ये क्या था? ये सिग्मा 2। और ये क्या था? छाप लो छाप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। T1 T2 के रेशियो से ही हो जाएगा है? क्या इक्वल आ रहा है? हाँ तो मैंने क्या किया बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करें। कितने लोगों से हुआ ये क्वेश्चन? गुड यार, शानदार। तो फिजिक्स सीख गए तुम फाइनली। तुम लोग वही हो जो वेक्टर में रोया करते थे। बहुत लंबा सफर तय कर लिया तुमने। मुझे याद है भाई, मैं वेक्टर पढ़ाता था उस समय भाई, इतना माहौल ऐसा, अरे सर ये क्या चल रहा है, कंपोनेंट क्या होता है? क्यों कर रहे हो ये सब? तो मुझे लगता था ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे। फिर मैंने भी ये जिद पाल ली थी, इनको सिखा के तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। मजाक कर रहा था। अरे ये बताओ, इसमें द पोजीशन ऑफ अ वेट इन ऑर्डर टू हैव अ इक्वल स्ट्रेस इन द टू वायर्स। वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा आपको शीट में भी मिला होगा। इसमें रोटेशनल के कॉन्सेप्ट्स का भी यूज होगा। ये बताइए कि ये जो मेटल रॉड दी हुई है, इसका मास क्या दिया हुआ है? मासलेस है क्या ये? ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रास रॉड है और इसमें टेंशन है T1, और मान लीजिए इसमें टेंशन क्या है? T2। देखिए इस तरीके के प्रोफाइल के सवाल जेई एडवांस में पूछे जाने की संभावना बहुत होती है, जिसमें वो मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर हमने एक वेट को हैंग करना है और ये नहीं पता कि उस वेट को कहाँ हैंग करें, लेकिन कंडीशन क्या दी है उसको समझे। कंडीशन ये बोल दी कि वेट को इस तरीके से हैंग करिए कि T1 T2 के बराबर हो जाए, नहीं, इस तरीके से करिए कि स्ट्रेस सेम हो जाए। क्या सेम हो जाए? स्ट्रेस सेम हो जाए। और लेकिन आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया देख करके समझ में आ रहा होगा कि अगर इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इस वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। ये बात समझ पा रहे हैं? मैं वैल्यूज नहीं रख रहा हूं क्योंकि बिना वैल्यू रखे ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर बोलूंगा T1/3A। क्या ये इस वायर में स्ट्रेस है? अरे हाँ या ना? और T2/A से, तो मैं बोल सकता हूं T1/T2 की वैल्यू क्या 3 आ चुकी है? एक और इक्वेशन मुझे पता है, ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या T1 + T2 बराबर मैं W लिख सकता हूं?
क्या यहाँ से मेरे पास T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी? अगर कोई मुझसे पूछ ले T1 बता दो, देखो अगर ऐसी दो इक्वेशंस लिखी हो तो ये आगे भी 12th में काम आएगा जब हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे होंगे। ऐसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में इसके क्या है 1, T1 के सामने कौन है? अबे आगे देखो, आगे कौन है इसके आगे? ऐसे लिखेंगे 3 बटे सम ऑफ द रेशियो। वैसे मैंने बताया था, सेंटर ऑफ मास में बताया होगा, नहीं बताया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/4 इंटू डब्ल्यू, क्या सही लिखा है? T2 कितना हो जाएगा? सर ये सब क्यों निकाल लिया? अब एक बात बताओ, मुझे तो x निकालना था। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस का। किसका कॉन्सेप्ट है? स्ट्रेस का, मतलब इलास्टिसिटी चैप्टर का। ये वाला कॉन्सेप्ट है किसका? NLM। अब एक ही चैप्टर बचा है जो हमें आता है, दैट इज व्हाट? रोटेशन। अगर x निकालना है तो आप एक बात बताइए, क्या टॉर्क एनालिसिस करनी चाहिए? किसके अबाउट करें? मैं तो कहूंगा किसी के भी अबाउट कर लो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर नेट फोर्स 0 होता है तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट निकाल लो, क्या सेम आता है? क्या हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी? तो मैंने कहा इसी पॉइंट के अबाउट देख लेते हैं। इसके अबाउट T1 का टॉर्क 0, तो जल्दी से बताना W का क्या लिखोगे? W इंटू एक्स बराबर T2। T2 कितना है? W/4 इंटू 2। भाई W से W कैंसिल हो गया, मुझे लग रहा है हाफ आ रहा है। क्या सॉल्व हो गया? हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर। सोच रहे हो आंसर मैच नहीं हो रहा है? ये सवाल और अच्छा बन सकता था अगर इस रॉड का मास होता, अगर इस रॉड का भी क्या होता? मास होता। अगर इस रॉड का भी मास होता तो जब हम टॉर्क एनालिसिस करते तो फिर हमें उस केस में रॉड के मास की वजह से जो mg लग रहा है, क्या उसका भी टॉर्क लेना पड़ता? अरे समझ रहे हो भाई? अभी पूछ लो जो पूछना है, क्योंकि अभी आने वाला है यही सवाल शीट में, अब वहां भी पूछोगे। सोच रहे हो ये कब आया? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया? कैसे भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया तो स्ट्रेस कम नहीं हो जाएगा? क्यों भाई, डिनोमिनेटर में एरिया नहीं आता है? बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या याद हो गया? देख रहे हो कितने गरीब लोगों को चीजें सिखाती है। वही लोग हैं जब इनको बोला गया कि एक वायर की थिकनेस डबल कर दी गई तो मास कितना होगा, तो 5 kg। क्वेश्चन नंबर 11th में काफी लोगों ने डाउट पूछा है। क्या टफ सवाल है क्या? अच्छा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू मुझे दी है, ये है मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि किसी वायर में डेवलप हो सकता है। अगर इससे ज्यादा डेवलप किया तो वायर टूट जाएगा। ये लिखा हुआ है 2.5। ये जी क्यों लिखा हुआ है? गीगा का मतलब समझते हो? जैसे जीबी, 2 GB जो तुम रोज डेटा उड़ा देते हो, वो वही है। मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड सो दैट द वायर डजंट ब्रेक। देखो भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना स्ट्रेस है, उस रस्सी में टेंशन आएगी T बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.04 mm है, तो लिख लो 10⁻⁻⁶। तो क्या तुम यहां से टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? यहां से मैक्सिमम उस वायर में टेंशन आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा टेंशन हुआ तो वायर टूट जाएगा, तो वायर टूट जाएगा। क्या यहां से मैक्सिमम टेंशन आ गई? अगर आ चुकी है तो जरा ध्यान से देखना, पीछे वाले ब्लॉक का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। पीछे वाले ब्लॉक पर, किस पर? पीछे वाले ब्लॉक पर। सब पीछे वाले का क्यों बनाया? क्योंकि उस पर सिर्फ टेंशन ही लग रही है। क्या इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा? आगे वाला फोर्स बटे। अब लेकिन हमें तो एफ निकालना था। क्या निकालना था? एफ। एनएलएम का सवाल। आगे फोर्स लग रहा है एफ, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? क्या सिस्टम मान सकता हूं? क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्यों होगा भाई? क्या दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड हैं? both of them are moving together, both of them must have a same acceleration।
2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक को क्या सिस्टम के अंदर बंद किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि अगर पूरे सिस्टम को देखें तो टोटल मास कितना, आगे कितना फोर्स लगा, F। मुझसे F की वैल्यू पूछी गई है, मैं बोलूंगा F बराबर क्या होगा, 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, T/2। क्या भाइयों यहाँ से T की वैल्यू उछल के कूद के यहाँ पे आ जाएगी? होना चाहिए था यार, बहुत दुख की बात है। कंबोज साहब गलत बात है। अबे धीरे बात करो, यहां तक सुनाई देगी क्या बोले थे? क्वेश्चन नंबर 12 शीट ले आओ बेटा, करके तो आए नहीं होगे, आयो कम से कम ऑफलाइन पढ़ने से तुम होमवर्क करना तो सीख गए। पहले तो ऐसा होता था ऑनलाइन में, मैं कहता था चलो अब डिस्कशन करते हैं, सोई चलो चलो भाग लो। आधी जनता भाग जाती थी, है ना। मतलब तुरंत जैसे ही मैं बोलता था चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, तो मैं देखता था 50% जनता तुरंत भाग जाती थी, है ना। अब भाग के दिखाओ। S1 निकालिए फटाफट। भाई ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि तुम्हें बस ऐसी फील आ रही होती है कि अब चैप्टर स्टार्ट होने वाला ही है, तब तक खत्म हो जाता है। ऐसा ही तो लग रहा होगा भाई। जितने दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इतनी देर में तुम मैकेनिक्स में हम सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख पाए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही है भाई चैप्टर, सस्ते सस्ते चैप्टर हैं। टफ है क्या आसान है? तुम्हें याद होगा मैंने शुरुआत में बोला था भाई साहब, जिसने एक बार तमीज से पढ़ लिया तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा। बनता है या नहीं बनता है? तुमसे रेस में कभी इतने क्वेश्चन बने थे जितने इस बार बन गए? अच्छा हर बार बने थे। क्वेश्चन नंबर 1 2, जिसको डाउट हो हैंड रेज कर सकता है। किसी को डाउट नहीं है? 2 अलग अलग तरीके के ग्राफ दिए हुए हैं, फिर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, नहीं नहीं पूछ सकते हो गया के चक्कर में तुम आवाज अपनी मत दबाओ, पूछो तो सही। अरे यार मैं, तुम तो ऐसे मतलब, क्या मैं बताता नहीं हूँ डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 4 वे हो गया, मत चिल्लाओ, पूछ नहीं पा रहे हैं लोग तुम्हारे चक्कर में। 4 तो पूछन, हाँ भैया तुमसे ही बोल रहे हैं। हाँ हो गया पक्का, झूठ मत बोलना। ठीक है, नहीं मेहनती बच्चा है भाई, ईमानदार है। क्वेश्चन नंबर 5 एक क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। कवाड़ी हो गए हो क्या बिल्कुल ही? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या भैया क्लास नोट्स में था? कोई क्लास मिस करी है क्या तुम लोगों ने? पक्का? जब मैंने स्टार्ट किया ये चैप्टर, सबसे पहला सवाल यही कराया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो पूछ लिया, अभी बोला था रेस में मत पूछना। सेम क्वेश्चन है यार। देखो यहाँ पर पहले तो इन्होंने बोला है कि समझ लो, पहले जो पार्ट्स हैं 3 पार्ट, उनमें बोला है कि सेंटर ऑफ अ ए बी बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। वो जो बार है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले वायर और इस वाले वायर में जो चेंज इन लेंथ आएगा, मतलब डेल्टा एल जो आएगा, उसको सेम करना होगा। उसको क्या करना होगा? सेम। क्योंकि अगर एक वायर में इलोंगेशन ज्यादा हो गया, एक वायर में इलोंगेशन ज्यादा हो गया मान लो, और एक में कम हुआ, तो ये जो हॉरिजॉन्टल बार आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आपको क्या करना है, सबकी लेंथ सेम है तो आपको स्ट्रेन सेम करना है, नॉट अ स्ट्रेस। क्या सेम करना है? स्ट्रेन सेम करना है। समझ पा रहे हो?
और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो उसकी वैल्यू को सेम करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है भाई? और होना चाहिए सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। O1 मतलब S1 में एक भी सवाल नहीं पूछा? ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 1 क्यों भाई, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। एक्चुअली में स्प्रिंग इस तरीके का कॉइल होता है। आपने स्प्रिंग को इस पॉइंट पे फोर्स लगा के खींचा, तो अब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी एक गिवन पॉइंट को ऑब्जर्व करें, सपोज इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, तो अब इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। और पहले अगर इसकी शेप ऐसे थी, तो अब इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि लेंथ अगर चेंज हो रही है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है। और अगर बॉडी का शेप चेंज कर रहा है, शेप कैसे, मान लो ये रॉड है, अगर इस रॉड को यूं पकड़ के मैं खींचना शुरू कर दूं, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और यूं पकड़ करके तोड़ना चाहता हूं इसको अगर, और तोड़ने के लिए अगर मैं ऐसे करना शुरू कर दूं, अगर ऐसे करना शुरू कर दूं, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्प्रिंग की कॉइल्स होती हैं उसकी लेंथ भी चेंज होती है और साथ ही साथ उसकी शेप भी चेंज होती है। तो इसका मतलब है उसमें शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी डेवलप होगा। समझ में आई ये बात? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। एक सवाल बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि पहले स्ट्रेस आता है या पहले स्ट्रेन आता है, मतलब बॉडी के अंदर पहले स्ट्रेस डेवलप हुआ या पहले स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो देखो यार, ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था। जिस दिन तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा कि मुर्गी और अंडा में पहले क्या आया था, उस दिन मैं बता दूंगा कि स्ट्रेस पहले आया था या स्ट्रेन आया था। अबे तेरी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो सुनो भाई ध्यान से, मतलब ये दोनों प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जैसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भैया पहले एक्शन लगता है या रिएक्शन लगता है, नाम सुनकर के लगता है रिएक्शन तो बाद में लगना चाहिए, क्योंकि इंसान पहले चाटा पड़ेगा उसके बाद रिएक्ट करेगा। लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन बोथ ऑफ देम आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। इसमें आप ये नहीं बोल सकते ये पहले लगा या ये बाद में लगा। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल यहाँ पर ये पूछना कि स्ट्रेस पहले आया स्ट्रेन पहले आया, ये बोलना गलत है। ये दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। हमने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, उसमें मॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा, मतलब स्ट्रेन डेवलप हुआ। स्ट्रेन डेवलप हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है जैसे ही उसका सेपरेशन बढ़ेगा, तुरंत ही तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि ऐसा है पहले तो खिंच जा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि आना है या नहीं आना है। ये दोनों प्रोसेस क्या है, साइमल्टेनियस है। ठीक है, तो ऐसे सवाल ना पूछें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक मतलब यहाँ पे एक मैथमेटिक्स यूज होती है जो कि हमें नहीं आती है अभी। ठीक है, वैसे तो मैं अभी थर्मल एक्सपेंशन में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो लिखेंगे आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो ये मैं निकाल सकता हूं, लेकिन ये वैल्यू कैसे पता चले, सर दिया तो है, नहीं ये नहीं दिया है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वॉल्यूम और रेडियस का चेंज दिया है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बेसिकली आपको डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू दी हुई है 0.2%, मतलब 0.2/100, और डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज व्हाट 0.002%। तो अगर ये पता है तो ये कैसे निकालें, इसके लिए तो वैसे थर्मल एक्सपेंशन में बताऊंगा, वैसे मैथ्स है सिंपल, अभी भी बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि वॉल्यूम लिखिए। आप क्या लिखिए, वॉल्यूम लिखिए, हंस मत। ठीक, कवाड़ी बना देंगे यहीं पे, इतना मारेंगे ना भूस बढ़ जाएगा अभी।
अच्छा, जानते ना भूस, वो गाय भैंस खाते हैं ना, चारा। देखो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब क्या करो, सुन लेना ध्यान से, इधर एल एन ले लो, एल एन ये वाला नहीं, लॉग, ठीक है, एल एन पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एन आर प्लस एल एन एल। देखने की कोशिश करो क्या किया है, समझ में आ रहा है? जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एल एन वी का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं 1/v/dv, ठीक। एल एन पाई ये तो क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 2 एल एन आर को डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखेंगे 1/r, चेन रूल से वो ऊपर आ जाएगा क्या, डी आर, क्या आ जाएगा, डी आर, प्लस एल एन एल को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा dl/l। समझ में आया क्या किया? नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, चेंज, क्या लिखा हुआ है, चेंज किसका, वॉल्यूम का। क्या डीवी को मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं? ये क्या लिखा हुआ है, डी आर, क्या इसको डेल्टा आर लिख सकता हूं? और ये क्या लिखा हुआ है, डीएल, क्या इसको मैं डेल्टा एल लिख सकता हूं? इस तरीके से फ्रैक्शनल चेंज लिखा जाता है, देखें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो कांस्टेंट है वो गायब, जो भी पावर है वो नीचे आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है और ये वाली भी वैल्यू दी हुई है, तो क्या यहां से ये वाली वैल्यू आ जाएगी? अगर ये वाली वैल्यू आ गई तो ये आ जाएगी। कुछ समझ आया? जरूरत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, रिजिड बॉडी थी वो, लेकिन यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। 1/2 is only valid when body is rigid. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो, 5 जैसा क्वेश्चन अभी पिछले साल भी पूछा गया है एग्जाम में। ये इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर है और यहां पर एक पिस्टन रख दिया गया, उस पिस्टन का मास है m। मेरे को आप ये बताएं कि बल्क मॉडुलस आपने निकाला था, बताना बल्क मॉडुलस बराबर क्या था, एक्सिस प्रेशर अपॉन डेल्टा v बाय v। क्या याद आ रहा है? पक्का? मुझसे यहाँ डेल्टा आर बाय आर पूछा गया, मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले आप ये निकाल लें। बल्क मॉडुलस की वैल्यू आई थिंक के दी हुई है, क्या दी हुई है, के। तो यहां से डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एक्सिस प्रेशर अपॉन के। एक्सिस प्रेशर क्या होगा, आपने अगर एक पिस्टन जिसका मास m है उसको ऊपर रख दिया तो उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, mg, तो उसकी वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आया, mg बटे a। हाँ? ठीक है, पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया, पिस्टन मासलेस है, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही होगा, ठीक है। पिस्टन के ऊपर क्या रखा गया, एक ब्लॉक रखा गया। अब ठीक है भाई, तो इस ब्लॉक की वजह से कितना एडिशनल फोर्स आया, और इस एडिशनल फोर्स की वजह से इस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कम होगा, mg बटे एरिया। क्या ये प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिखूंगा mg बटे एरिया इंटू के। सर ये तो ये आया, मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे क्या निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का। अब देखना, अभी फ्रैक्शनल चेंज निकालना सिखाया तुम्हें, खुद बताना, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बराबर, ये तो कांस्टेंट है, गायब हो जाएगा, और पावर जो है नीचे उतर जाएगी, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। अरे आया कि नहीं? तो यहाँ पे डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू लिखूंगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। क्या इसको डिवाइड मार दें, देखो आंसर आ गया।
तो उतना ही तो है। क्यों भाई एक्स, अभी ये किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है ना। तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर बढ़ा होगा, जितना तुमने इस पॉइंट पर बढ़ा होगा mg/a अपॉन इस पॉइंट का एरिया। एरिया तो मैंने लिया ही नहीं है, कहाँ स्पेयर का एरिया काय को लूंगा, कहाँ लिया स्पेयर का। ये mg/a क्या है, दिस इज द एक्सिस प्रेशर। मैं बॉडी के एरिया की तो चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, ये क्या है, एक्सिस प्रेशर, जो कि एक ब्लॉक के रखने से यहाँ पे जनरेट हुआ। एक ब्लॉक मैंने m का रखा, उसके रखने की वजह से यहाँ पे एक mg फोर्स लगा। mg/a क्या है, एक एडिशनल प्रेशर है, उसी की वैल्यू रखी हुई है। बिल्कुल हर जगह सेम ही होगा, पास्कल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि पढ़ाया था तुम्हें लेकिन तुम भूल गए होगे शायद। यहां पर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस। फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, जिस सरफेस पे फोर्स लग रहा है या जिस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, उसमें शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, एफ अपॉन एरिया। एरिया उस सरफेस का कितना है, बी इंटू सी है या नहीं है। दिस इज द स्ट्रेस। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शियर स्ट्रेन होता था tan थीटा, जो कि यहाँ पे फाई है, कितना है फाई, याद करना, देखो नोट्स में लिखा होगा, है या नहीं है। इन दोनों में रिलेशन पता है क्या, पता है क्या, ये किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। डिवाइड करो, ईटा के बराबर करो, यू विल गेट द आंसर। क्लास में बताया गया था। और क्या था इसमें, रोटेशनल निकालो फटाफट। जिसको भी ये एक्सप्रेशन समझ में ना आया हो कि कैसे लिखा है, तो कोई बात नहीं है, ये याद रख लो कि इस तरीके से पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन है। अब तुम्हें नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे है, जैसे मैं बताऊं कैसे लिखा है, जैसे y बराबर 2x² लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं dy/dx निकालो, तो क्या लिख दोगे 4x। अगर मैं पूछूं dy की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे 4x इंटू dx। तो जो डिफरेंशिएट किया उसमें dx का मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, यही तो लिखोगे, यही तो किया है यहाँ पर। मैंने कहा ln v को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा 1/v इंटू dv। दैट्स ऑल। लाओ भाई जल्दी दो, टाइम नहीं है ज्यादा। उस दिन एससीवी जो डिस्कशन हुआ था, है ना, वो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोबारा करना, है ना, दोबारा से लास्ट डिजिट तक आंसर निकालना। वो 6 पार्ट थे कुछ क्वेश्चंस के। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, झूठ मत बोलना, मुझे भी पता है कितने लोगों ने किया होगा, ठीक है, कितने लोगों ने किया है ये। और बची हुई जनता पे समय नहीं है या किसी और चीज में बिजी है, काफी ज्यादा मुझे लग रहा है, काफी व्यस्त शेड्यूल चल रहा है तुम लोगों का, है ना, कि वक्त नहीं निकाल पा रहे हो। मुझे ऐसा ही लग रहा है, तभी शायद नहीं कर पाए हो तुम लोग, मेरे बताने के बाद भी कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुमने नहीं किए, ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है कि तुम वक्त नहीं निकाल पा रहे हो। तो भाई जल्दी से निकालो उस चीज के लिए वक्त, है ना, और कंप्लीट करो। कब तक इग्नोर करते रहोगे चीजों को। चलिए आ जाइए भाई, कहाँ से 19 से था आई थिंक। पहले इधर वाले डिस्कस करते हैं फिर उधर पहुंचेंगे। थोड़ा सा अपने आप को पुश करो यार, है ना,
11th खत्म होने वाली है, ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। आज कितनी डेट हो गई है? 24 दिसंबर। आप ये मान करके चलिए कि बस 35 दिन का गेम और बाकी है। 35 दिन के अंदर ये गेम खत्म हो चुका होगा, है ना। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 11th क्लास में ड्यूरिंग द लेक्चर्स जो भी आपको पढ़ाया गया, आपने अगर अभी कवर अप कर लिया तो ठीक है। अगर अभी कवर अप नहीं कर पाए ना, तो जस्ट 12th में एंटर होने के बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा। 12th में एंटर जैसे ही होगे तो वहां पे आपकी 3 केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे अभी तो फिर भी ऐसा होता है कि 2 चल रही हैं, वहां तीनों चल रही होंगी। और वहां पे मैथ्स में भी कैलकुलस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। मैं डरा नहीं रहा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर जो छूट गया ना वो पीछे ही रह जाएगा और आप आगे बढ़ चुके होगे। और फिर उस पूरे सेशन में 12th के दौरान आपको इतना वक्त नहीं मिल पाएगा कि आप दोबारा से रोटेशन की एससीवी लगाएं या एस2 लगाएं। अभी तो ड्राइविंग फोर्स है कि सर डिस्कस करेंगे क्लास में, सभी लोग कर रहे हैं तो कर लो। तो अभी कर लिया तो कर लिया, और अभी नहीं कर पाए तो तुम इस बात को सोच भी नहीं सकते कि 12th में शायद कर पाओगे, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं बता दूं, मिलेगा वक्त, लेकिन कब मिलेगा? दिवाली पर जाकर के, क्योंकि दिवाली के आसपास 12th का सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। जैसे अभी एंथ्यूज वालों के पास वक्त है ना। लेकिन अगर आपने पहली बार ही अच्छे से नहीं किया है तो 6 महीने बाद तो ऑब्वियस सी बात है, करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो कंप्लीट करना है ना वो अभी कर लो, और अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को पुश कर लो, है ना। कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलो, जितना एफर्ट्स मार सकते हो अभी मार लो, जिससे कि 12th आपकी स्मूथली आगे बढ़े। ठीक है, जो तुमने यहाँ पे रायता फैला रखा है ना 11th में, वो रायता फिर से 12th में ना फैले। क्योंकि 11th वाला तो एक बार के लिए संभल भी जाता है, क्योंकि 11th इज जस्ट ए स्टार्टिंग। लेकिन अगर यही एटीट्यूड तुमने 12th में दिखा दिया ना, तो पहली बात तो वहां तुम्हें कोई इतना समझाएगा नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त होगा नहीं। सिलेबस की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी होगी, और ना तुम्हारे पास इतना वक्त होगा कि तुम बैठ करके अपने बैकलॉग्स को कवर कर पाओ। तो जितना आपको एफर्ट्स करने हैं अभी ही कर लो। ये मत सोचो कि मेरे पास वक्त बहुत है, वक्त का पता भी नहीं चलेगा 12th में पहुंचने के बाद। आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा कि आप 11th के टॉपिक्स को दोबारा से बैठ करके पढ़ें और दोबारा से फिर से शीट और रेस लगाएं। जो सीख जाओगे ना अभी सीख जाओगे, जितना होमवर्क जितना डिस्कशन अभी कर लिया उसके बाद नहीं कर पाओगे। ये सच है, कड़वा कड़वा सच है ये, है ना। और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इस बात को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप इतने कंफर्ट में रह कैसे लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि इसको कंप्लीट कर लेना, ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप बहुत कैजुअल बिहेवियर शो करते हैं। हाँ ठीक है, कर लेंगे, वक्त मिल जाएगा तो कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। किसी ने अगर आपको बोल रखा है कि हो जाता है सिलेक्शन, तो मैं बता देता हूँ नहीं होता। ठीक है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और पढ़ने वालों की कमी नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस एग्जाम को देने वाले हैं उसमें बहुत लाखों स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से तुम्हारा आना तभी संभव हो सकता है जब तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। और मैंने पहले भी बहुत पहले बोला था, या तो छोड़ दो ना, ये आधा अधूरा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पा रहा, या सर मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, तो छोड़ दो। अगर इस पेन को नहीं झेल पा रहे हो और नहीं छोड़ पा रहे हो तो अपनी तरफ से 100% देना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो मिड वाली स्टेज है ना, कि 2 दिन होमवर्क कर लिया, तीसरे दिन नहीं किया, 10 सवाल बना लिए, 4 सवाल छोड़ दिए, O1 कर ली, O2 नहीं करी, जो तुम ये एटीट्यूड शो करते हो, इससे आपकी एक रैंक आ सकती है, लेकिन उस रैंक से कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। कोटा आकर के, पहले भी बताया था, 50,000 अगर रैंक आ गई तुम्हारी, 2 साल मेहनत करी और 50,000 रैंक आ गई, क्या मतलब है भाई? उससे तो अच्छा तुम्हारे दोस्त हैं वो जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके घर वालों को भी उनसे कोई उम्मीद नहीं है, आराम से 5 लाख रैंक लेकर के आएंगे बिंदास। तुम भी उसी कॉलेज में जाओगे जिसमें वो जाएंगे, तो क्यों इतना दर्द ले रहे हो? अगर तुम 50,000 रैंक के लिए पढ़ने आए हो तो जो एटीट्यूड तुम दिखाते हो बीच बीच में, वो वहीं उसी दिशा में ले जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं सर मुझे तो 5,000 के अंदर एंटर होना है,
मुझे तो 1000 के अंदर एंटर होना है, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर हो। क्या क्वालिटी? क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो जिद होगी और वो ईमानदारी होगी, है ना। अगर ईमानदारी से एफर्ट करोगे, एक एक चीज को लास्ट डिजिट तक आंसर निकालोगे, हर क्वेश्चन को करोगे, हर उस बात को फॉलो करोगे जो क्लास में बताई जा रही है, तब जाकर के तुम ऐसी रैंक्स के बारे में इमेजिन कर सकते हो या सोच सकते हो। अदरवाइज सोचना बंद कर दो, ठीक है। बहुत वक्त हो चुका है, मैं भी तुम्हें समझा समझा करके थक चुका हूं। तुम्हें शायद ये बात समझ नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। अभी ये जो आखिरी के 35-40 दिन बचे हुए हैं, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स मार लो। जितना कराया जा रहा है एटलीस्ट इसको जल्दी से जल्दी बाइंड अप करो, कुछ भी मत छोड़ो। तुम्हें भी पता है कि अगर एक बार बैकलॉग क्रिएट होता है ना, वो रह जाता है। तुमने अपने से कितने बार कमिटमेंट किए कि मैं इस संडे को ये कंप्लीट करूंगा, मैं संडे को बैठ के पूरी रेस रिवाइज करूंगा, मैं काइनेमेटिक्स 2D की जो मेरी H2 रह गई थी उसको कंप्लीट कर लूंगा। हो पाई है आज तक? रह गई ना वो, जो उस समय छूटा था वो आज तक छूट गया ना। हुआ उसके बाद? तुमने तो सोचा था कि मैं एससीवी के ओवन लगा लूंगा, वो चैप्टर जो शुरुआत में छूट गए थे उनको अभी कंप्लीट कर लूंगा। हो पाए क्या? नहीं हुए ना, निकल गए ना 7-8 महीने। तो ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई कि जो उस समय हो सकता है तभी हो सकता है, वक्त निकलने के बाद वो हो नहीं सकता, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी स्ट्रांग विल पावर हो। तो इस बात को समझ लो, जो करना है अभी कर लो, बाद में नहीं होगा। तुम्हारे अंदर कितनी भी विल पावर हो तो भी नहीं होगा, मैं बता देता हूं। क्योंकि जैसे जैसे सफर में आगे बढ़ोगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाओगे, भूल जाओगे काय का इलास्टिसिटी, काय का कैलोरीमेट्री, काय का रोटेशनल मैकेनिक्स। अगले चैप्टर की तरफ मूव करोगे, फिर वहां भी यही एटीट्यूड शो करोगे और यही कहानी ऐसे चलती रहेगी। तो थोड़ा सा सुधार करो यार, इन जिन चीजों को मैं बोलता हूँ कि इनको कंप्लीट करो। मैंने तुम्हें क्वेश्चंस दिए, 45 क्वेश्चन दिए हुए, मुझे 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी आधी क्लास ऐसी है जिसने उन क्वेश्चंस को टच ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया? वक्त नहीं मिल पा रहा। अबे यार, आईआईटी की तैयारी करने वालों के पास 45 क्वेश्चन करने के लिए वक्त नहीं मिल पा रहा है। हा? मैं मिलवाता हूं, चलो तुम्हें अपने स्टूडेंट से मिलवाता हूं तुम्हें। वो एक दिन में 100 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि हमें और क्वेश्चंस दो। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमेशा सीखने के लिए पॉजिटिव रहते हैं। एक तुम हो कि तुम्हें कुछ भी एडिशनल एफर्ट्स करने के लिए दे दिए जाए, अरे सर हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि तुम करना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है। तो थोड़ा सा बाहर निकल के आ जाओ, अगर पढ़ना है तो। नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ, माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो। मुझे बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि वो तुमसे उम्मीदें लगा करके बैठे होंगे कि तुम यहाँ पढ़ रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, उनसे भी झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो गद्दारी मत करो, नहीं हो पा रहा मना कर दो, सिंपल सी बात है। मत लो एडमिशन, 11th बर्बाद कर दी, 12th क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? बोल दो सीधे एक बार, मैं नहीं कर रहा, कुछ और करो जाकर के। किसने बोला कि आईआईटी में पहुंचने के बाद ही तुम सक्सेसफुल बन सकते हो? किसी ने बोला क्या ऐसा तुम्हें? ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ कैसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो आईआईटीज में थे, लेकिन वहां पे जाकर के उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए और आज ऐसे ही घूम रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी और आज बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। तो अगर तुम्हें ये गलत फहमी किसी ने दे दी है कि आईआईटीज में जाने से सक्सेस मिल जाती है और ये मिल जाता है फलाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस गलत फहमी को मत पालो, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो, अच्छे से करो। ये आधा अधूरा क्या करते रहते हो तुम लोग? 4 क्वेश्चन इसके छोड़ दिए, 5 क्वेश्चन उसके छोड़ दिए, ये तो तुम्हारा एटीट्यूड रहता है? और फिर सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें शुरुआत में बोला था, जिस दिन मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया था, मुझे याद है मेरा पहला लेक्चर यही था, अपनी शीट, रेस, एससीवी और क्लास नोट्स का एक एक क्वेश्चन तमीज से कर लेना। मैं उठा करके अगर किसी को भी पूछूं, अगर उसको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो उसको जेई में टॉप रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो तुम लोगों का क्या एटीट्यूड था? बस इतना ही, ये तो हमको ऐसे ही कर लेंगे, यही था ना, इतना ही सर। मैंने कहा हाँ कर लेना, अगर एक एक तुमने कंप्लीट कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ दावा ठोक करके, अरे सर हम तो कर लेंगे। उस टाइम मैंने बोला था अगर हो जाए तो जब ऑफलाइन खुले तो आकर के मिल लेना, ठीक है, मुझसे कुछ लेकर के जाना, प्राइस वगैरह जो भी हो। हाँ हाँ सर मैं आऊंगा, ये आऊंगा, बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। इतनी सी ये कौन सी बड़ी बात है, ये शीट ही तो है,
मैंने कहा था इतना ही कर लेना। देख लो आज अपने आप को कि कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, कितनी शीट तुम्हारी कंप्लीट है, और कितनी शीट को लेकर के तुम कॉन्फिडेंट हो कि मेरे सामने आज आकर के बोल सकते हो कि ये लो शीट उठाओ, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। पूछो ये सवाल। 8 महीने पहले तुमने यही बोला था मुझसे। मैंने सबसे पहले तुमसे यही पूछा था कि कितने लोग हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ने आए, पूछा था। सबने बोला था हाँ सर हम अपनी इच्छा से आए, हमें किसी ने फोर्सफुली नहीं भेजा है। मैंने पूछा था ऐसा तो नहीं है भाई किसी के पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसका एडमिशन करा दिया हो, किसी का बड़ा भाई आईआईटी में पहुंच गया हो, जिसकी वजह से मेंटल प्रेशर आओ कि तुम्हें भी जबरदस्ती भेज दिया गया है, तुम्हारा मन ही नहीं है। लेकिन तुम सबने बोला था, मुझे याद है, जो भी टीएमपी सीरीज वाले थे, अरे क्या बात करती सर, खुद से आए करके दिखाएंगे, ये बड़े बड़े बातें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी तुमने। 8 महीने हुए बेटा। मुझे याद है अप्रैल के लास्ट वीक में मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था एमपी सीरीज का। अभी तो तुम्हें 8 महीने हुए, अब बता दो तुम मुझे। अबे कमिटमेंट उतने ही किया करो जितने तुम झेल पाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंक देते हो तुम लोग? बोल तो देते हो, फिर बाद में खुद ही फॉलो करना भूल जाते हो। हाँ, मैं ये कंप्लीट करूंगा, मैं वो कंप्लीट करूंगा, ये भी कर लूंगा। सर एडिशनल कोई बुक बता दो मुझे, सर ये करना चाहता हूँ, सर इरोडो में क्वेश्चन टिक कर दो। मैंने बोला कि मैं कुछ दिन बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दूंगा, 2 दिन तक नहीं भेजे। तबाही, अरे कब भेजोगे कब भेजोगे, क्वेश्चंस भेजो, जैसे लग रहा था आज ही सॉल्व कर देंगे। भेजे हुए मुझे 4 महीने हो गए, सॉल्यूशंस मैंने भेज दिए, बुक मैंने भेज दी, कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? हाँ, बस इतना ही जोश होता है, इकट्ठा करके अपने मोबाइल डिवाइस में और लैपटॉप के अंदर स्टोर करनी होती है चीजें। तुम्हें करना तुम्हें कुछ भी नहीं होता, ड्रामेबाजी तुम बराबर फुल करते हो। हाँ, कितनी तुमने सॉल्व करी? मैंने कहा था बराबर सॉल्व करते रहना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी मैंने लिस्ट भेज दी थी, कुछ करते हो तुम लोग? फिर कहते हो कि सर मैं बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होना चाहता हूँ। घंटा सिलेक्शन होगा ऐसे? ऐसे होगा सिलेक्शन तुम्हारा? कंपटीशन है भाई, जो ज्यादा एफर्ट्स मारेगा वो आगे निकल जाएगा। यहाँ तो शीट ही सॉल्व करवा लो, वही बहुत बड़ी बात है। शीट के लिए इतना बड़ा स्ट्रगल रहता है कि मैं हर 2-3 क्लास बाद मोटिवेट करता हूँ, ये करके ले आना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप कह रहे हो तो सोचूंगा इसके बारे में, वक्त तो नहीं है मेरे पास। ये एटीट्यूड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जेई की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूं, तुम नहीं कर रहे हो। यही मुझे फील आती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है कि भाई मैं करता हूं ये प्रिपरेशन तो मेरा कुछ भला होने वाला है इस प्रिपरेशन से, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो मेरा जरूर हो जाएगा। यही फील आती है मुझे तो, कि तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी कोई बढ़िया रैंक आ जाएगी ना, तो उसका मुझे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे घंटा भी कुछ नहीं मिलने वाला बेनिफिट तुम्हारा, और मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, तुम्हारे अंदर से होना चाहिए ये। ठीक है, मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता कि कौन कितना एफर्ट्स मार रहा है? क्लास में जब लोग डाउट्स पूछते हैं ना, उसी से मुझे समझ में आ जाता है कि कौन कितने एफर्ट्स मार रहा है। ठीक है, क्लास के इन्वायरमेंट को देख करके मैं अपने आप समझ जाता हूँ कि कौन स्टूडेंट किस कोने में बैठ करके कितने एफर्ट्स मार रहा है, कितनी वो डेप्थ तक सोच पा रहा है, क्योंकि वो डाउट्स बता देते हैं ना उसके। और जो लोग नहीं पूछ रहे, जिनको लग रहा है सर को क्या पता चला, सर को सब पता है, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। बस सर के पास वक्त नहीं है कि इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट से जाकर के पूछे और उसके हालचाल ले। जब टीचिंग कैरियर स्टार्ट हुआ था तो पूरे दिन में एक ही बैच लेता था, तो हर इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट के हालचाल पूछ लेता था, उसकी तकलीफें भी सॉल्व कर देता था। लेकिन आज मेरे पास खुद ही इतना वक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे पता नहीं 5-6 बैच चल रहे हैं, हजारों से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे खुद ही देख करके समझ में नहीं आता कि 11th में, 12th में या 13th में हर जगह बैच चल रहे हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ बैच नहीं चल रहा। पता ही नहीं होता एकदम से 12th से निकल के यहाँ पर आए, 5-5 टॉपिक चल रहे हैं, इतनी बड़ी फिजिक्स है। तो अब दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती हैं कि मैं इंडिविजुअली किसी एक एक बच्चे की इतनी फिक्र कर भी नहीं सकता, मुझे करनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो थोड़ा समझो, आखिरी का वक्त बचा हुआ है ये 35-40 दिन, पूरी जान लगा दो, जिससे कि जब 12th में एंटर हो तो कम से कम तुम्हारे अंदर ये तो कॉन्फिडेंस हो कि यार पूरा एफर्ट मार कर आए। और मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी क्रिकेट मैच हो, ठीक है, आपने शुरुआत के 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर तक भले बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी हो या खराब करी हो, लेकिन आखिरी के 10 या 20 ओवर ही डिसाइड करते हैं कि जो मैच है ना वो किसके पाले में जाने वाला है। ऐसे भी हो सकते हैं कि तुमने पहले 30 ओवर में बहुत अच्छा खेला हो और आखिरी के 20 ओवर में फैल जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने पहले 30 ओवर में बहुत खराब बल्लेबाजी करी हो, लेकिन आखिरी के 20 ओवर में बढ़िया तरीके से एकदम हिट करना शुरू कर दो।
तो ये जो आखिरी का मोमेंट है ना, ये सबसे प्रीसियस मोमेंट है, ठीक है। अब क्रिसमस आएगा कल, फिर न्यू ईयर आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में तो फालतू की हरकतें बहुत चल रही होंगी, पार्टी, ये सब नौटंकियां फालतू की, है ना। फिर अब 12th आएगी तो सुपर एक्साइटमेंट उसका अलग से होगा। जैसे 11th में बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, इनको अलग से भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, है ना। तो अब डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, मैं बता देता हूँ, है ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन, तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। और फोकस करना अपने आप को जितना कर पाओ, क्योंकि फोकस अगर तुमने नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। 12th में वही स्टूडेंट्स अच्छा कर पाते हैं जिन्होंने 11th में बहुत पॉजिटिवली अच्छे से पढ़ाई करी है। जो लोग 11th अच्छे से नहीं पढ़ते, उन्हें 12th में भी फिर स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जितना होमवर्क देता हूँ, इसका 2 टाइम्स होमवर्क मैं 12th में पर डे देता हूँ। तो मैं कितने क्वेश्चन देता हूँ, 20 या 25, इससे ज्यादा नहीं देता ना। मुझे याद है 25 देता हूँ लगभग मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं खुद नहीं देके आता। मैं वहां पर 40 या 50 से कम देके नहीं आता, ठीक है। और साथ ही साथ वो तो 12th का दे के आता हूँ, 11th के भी किसी टॉपिक का टास्क दे करके आता हूँ कि ये रिवाइज करके ले आना, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी, और वो कर रहे हैं। और देखना इस बार जब रिजल्ट आएगा तो तुम भी यहीं होगे, मैं भी यहीं हूँगा, तब मुलाकात कराऊंगा तुम्हारी कि कितना शानदार रिजल्ट आएगा फिर, ठीक है। तो वही है कि पॉजिटिविटी लाओ, ये मत लाओ कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। बाहर निकलो अब। कब तक ये तमाशा नौटंकी चलती रहेगी, है? जब तुम आए आए थे तो समझ भी आता था कि अरे यार, अभी पहली बार तैयारी करना शुरू किया है, माहौल के बारे में नहीं पता, तो तुम्हारी गलतियां माफ थी, है ना। लेकिन अब तुम्हारी एक भी गलती माफ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ पता है। तुम इस खेल के परिपक्व खिलाड़ी बन चुके हो। तुम ये नहीं कह सकते कि सर मुझे पता ही नहीं है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई, किन चीजों को मुझे अवॉइड करना है, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये सब कुछ पता है। मैंने अगर अपने इस सेशन में, टीएमपी बैच में 1000 घंटे पढ़ाए होंगे ना, तो उन 1000 घंटों में से 250 घंटे मैंने सिर्फ यही बताया है कि हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। और 750 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ाई है। और वो 250 घंटे पढ़ाने के लिए उसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके लिए उस क्लास को एक्सटेंड कर करके आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, वो मिल मिल करके वो 250 घंटे बने। वो 250 घंटे सिर्फ इसी बात के हैं कि तुम्हें मैं ये समझाता रहा हूँ। इस बात की फील शायद तुम एहसास नहीं कर पा रहे हो। अगर ये सारी चीजें मैं बंद कर दूं, मुझे 1 सेकंड भी क्लास एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ना कोई एक्स्ट्रा क्लास लेने की पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करा करके चला जाऊं, एक टैग लेकर के चला जाऊं कि हाँ भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम भी अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेना, चलिए भाई मेरा काम खत्म, तुम अपना काम देख लो। मैं नहीं चाहता, ये तो फिर वही होगी फॉर्मेलिटी वाली बात, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मोमेंटम को मेंटेन रखो और कंप्लीट करो, ठीक है। तो लगे रहो भाई, ठीक। कल करूंगा इसको डिस्कस। होमवर्क लिख लो पहले। इलास्टिसिटी रेस नंबर, अगली रेस कौन सी है? रेस नंबर 66 कंप्लीट। इलास्टिसिटी, ये H2 देना जरा इसकी, रोटेशनल की। रोटेशनल की H2 में all remaining questions complete। H2 all remaining questions complete। क्या रोटेशन की SCV हो चुकी है? पूरी हो गई है? सिर्फ जेई एडवांस बची है ना? इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कुछ बचा हुआ है। O2 में भी हाँ, लास्ट के 2-3 बचे होंगे, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। ये कंप्लीट करो, ठीक है। और इलास्टिसिटी की शीट देना। इलास्टिसिटी की शीट में
कौन सी एक्सरसाइज होगी? ओवन, ओवन में 54 से 61, ये मल्टीपल करेक्ट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। कहां से कहां तक? 54 से 61। क्या लगता है हो पाएगा? ये ओवन किसका है? इलास्टिसिटी और कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। ठीक, चलिए एक या दो पेज छोड़ सकते हैं आप लोग इलास्टिसिटी के बाद, कोई इंपॉर्टेंट बात याद आई। एक दो पेज इसलिए भी छोड़वा देता हूँ क्योंकि जब आपको वक्त मिलेगा तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, और जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, अभी तो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि 11th क्लास के आपको एग्जाम नहीं देने होते, लेकिन एनसीईआरटी भी रीड करनी ही पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें समझ में आते हैं, उनको ये जो बीच बीच में एक दो रिमेनिंग पेज छुड़वाए जाते हैं चैप्टर के एंड में, आप उन चीजों को वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, The next chapter is thermal expansion. तो सोचते रहिए उसके बारे में। चले भाई, थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपैंड करने का मतलब है कि डायमेंशंस बढ़ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये सपोज मेरे पास कोई एक बॉडी है, इसको मैंने हीट अप किया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है थर्मल। थर्मल का मतलब है हीट एनर्जी का देना। मैंने इसको हीट एनर्जी दी और इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि इसके जो डायमेंशंस थे वो चेंज हो गए। जनरली लगभग 95% बॉडीज ऐसी पाई जाती हैं कि जिनको हम हीट देते हैं तो वो बॉडी एक्सपैंड कर जाती है। क्या कर जाती है? एक्सपैंड कर जाती है। और इस चैप्टर में हम उन्हीं बॉडीज पर स्टडी करने वाले हैं। सवाल ये उठा कि एक्सपेंशन क्यों हो गया, तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट लोगों का ये आया कि एक्सपेंशन इसलिए हुआ कि जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वाइब्रेशंस थे वो बढ़ गए। उन वाइब्रेशंस के बढ़ जाने की वजह से, उन वाइब्रेशंस के बढ़ जाने की वजह से वो बॉडी क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है, जो कि थोड़ी देर बाद आपको समझ में आने लग जाएगा। कुछ और ही रीजन है जिसकी वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब सिस्टम को एनर्जी देते हैं, तो वो बॉडी क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। उसी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और वही सेम ग्राफ बनाने जा रहा हूं जो कि मैंने इलास्टिसिटी के समय पे बनाया था, क्योंकि अभी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखना चाहते हैं। कौन सा ग्राफ बनाया था बेटा? इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस द मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, लाइक दिस। होपफुली शायद आपको याद हो। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर। ठीक, क्या ये ग्राफ इस वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या? नहीं। ठीक, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको पता ही होगा वैसे तो, ये होता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नॉट। अगर कोई बॉडी एक्सपैंड कर रही है तो अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के देखूं तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। इससे पहले भी मैंने डायमेंशन चेंज किए हैं, इलास्टिसिटी में भी तो यही किया है। इलास्टिसिटी में डायमेंशन चेंज करने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस लगाए, मैंने सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया और फिर मैंने मॉलिक्यूलर सेपरेशन को चेंज किया। लेकिन आज डायमेंशंस को चेंज करने के लिए एक अलग मेथड यूज कर रहा हूं। वो क्या है कि मैं सिस्टम को क्या दे रहा हूं? हीट एनर्जी दे रहा हूं। मैं सिस्टम को एनर्जी दूंगा
और उस एनर्जी को देने से हो सकता है कि वो सिस्टम एक्सपेंड करे। क्या समझ पा रहे हैं? देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, ठीक है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो ये सेपरेशन था, ये सेपरेशन अभी आपने देखा कितना था, R0। इसको मैंने बोला A और इसको मैंने क्या बोला, B। हकीकत बात तो ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कि प्रेजेंट है वो रेस्ट पे नहीं होता। ये जो आपने R0 निकाला है ना, ये एवरेज डिस्टेंस है। हर मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट लगातार इस तरीके से क्या करता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है। उस मॉलिक्यूल के अंदर लगातार मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फिक्स है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये फिक्स नहीं है, ये इस तरीके से घूम रहा होगा, लाइक दिस। हाँ सॉरी, ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, लाइक दिस। और ये वाला भी जो मॉलिक्यूल है ना, ये भी रेस्ट पे नहीं है, ये भी अपनी मीन पोजीशन के अबाउट लगातार इस तरीके से घूम रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप इस बात को ऐसे भी फील कर सकते हैं जैसे कि आपने एक 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैं अगर 2 ब्लॉक लूं, ए और बी, और उनको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दूं और उनको ऐसे वेलोसिटी देकर के फेंक दूं, तो आप शायद इमेजिन कर पा रहे हो कि उनका मोशन कैसा होता है। वो ऐसे बाहर की तरफ जाते हैं, फिर इस तरीके से अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। तो क्या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है क्या? नहीं। क्या वो लगातार बदल रहा है? बदल रहा है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछ ले कि मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो कोई भी चीज अगर लगातार बदल रही होती है तो उस केस में हम उसकी एवरेज वैल्यू बताते हैं। क्या बताते हैं? एवरेज वैल्यू बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हर टेस्ट में, सर हर बात को टेस्ट पे ही ले आते हो, आपके हर टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं वो अलग अलग आते हैं। कभी 20 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी -5, है ना, कभी 50, कभी 95, इस तरीके से आते हैं। और मुझसे अगर किसी ने पूछा कि भाई ये बताओ कि इसके नंबर कितने आते हैं, उसने कहा जल्दी बताओ टाइम है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जो भी मार्क्स हैं उनका क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा और एवरेज बताऊंगा। कोई भी चीज जो वक्त के साथ बदल रही होती है उसकी हम एवरेज वैल्यू ही बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां से अपने घर तक गए, साइकिल चला करके पहुंचे, आपसे पूछा किसी ने भैया स्पीड बता दो, तो आप उस समय जो स्पीड बताते हैं वो स्पीड आप एवरेज बताते हैं, इंस्टेंटेनियस एवरेज बताते हैं। क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो लगातार बदल रही थी। जब आपने यहां से चलना शुरू किया तो भीड़ भाड़ का इलाका था, तो आपने अपनी स्पीड को कम रखा। जैसे ही मैदान साफ मिला स्पीड बढ़ा दी, फिर स्पीड ब्रेकर मिला स्पीड कम कर दी। तो इस तरीके से आपके साइकिल की स्पीड लगातार बदल रही थी। लेकिन किसी ने आपसे पूछ ही लिया कि आप किस स्पीड से चल के आए, तो आप उसे एवरेज बताते हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछ ले कि ए और बी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो मैंने बोला R0। लेकिन व्हाट इज R0? R0 इज द एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। क्या ये बात समझ आ रही है? अब देखिएगा ध्यान से। मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है जिसका मैंने नाम बी रखा था, वो यहां पर मतलब इस पॉइंट पे फिक्स नहीं था, वो इस तरीके से आगे भी जाता था और इस तरीके से पीछे भी जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो लगातार बदल रही थी, है ना। देखो, कभी इधर कभी इधर, क्या इस बीच में था ये? अरे मानते हो? ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने सिस्टम को एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी। आपको याद होगा वैसे एक बात, मैंने वर्क पावर एनर्जी में एक मैकेनिकल वेरियर नाम की चीज पढ़ाई थी। कुछ याद आ रहा है? मैं ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता था, फिर मैं कहता था कि देखो ये पार्टिकल जो है वो यहां से यहां तक जा पाएगा, उसी रीजन में जा पाएगा जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। कुछ याद आ रहा है? ओके, थैंक यू। अब मैंने क्या किया, सिस्टम को एनर्जी दी।
एनर्जी दी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इनके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़े। क्या बढ़े? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़े। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़े तो ध्यान से देखना, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल जो कि पहले इस तरीके से हो रहा था, अब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी इसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। मानते हो इस बात को? तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं मैंने जो एनर्जी दी है सिस्टम को, उसने इसका मैकेनिकल एनर्जी का बैरियर ऊपर उठा दिया। अरे मानते हो? अगर मैकेनिकल एनर्जी का बैरियर ऊपर उठ गया, मान लो यहां पहुंच गया, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये बैरियर है तो मॉलिक्यूल कहां से कहां तक जाएगा? जल्दी बताओ। अगर ये बैरियर है तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल यहां से लेकर के यहां तक जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर ये यहां से यहां तक जाएगा तो जरा ध्यान से देखना, एक बात को ऑब्जर्व करना, ये है मिड वाली लाइन, ये यहां से इधर जा रहा है। क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट, दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस, दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस, इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के जस्ट बीच वाला मिड पॉइंट बता दो, तो क्या वो मिड पॉइंट इस लाइन पे आएगा क्या? अरे आया ना? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। वो मिड पॉइंट कहां आएगा? इसके राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब इधर कहीं आएगा, बोल सकता हूं इधर कहीं आएगा, तो इसका मतलब मैं मान सकता हूं इधर है मॉलिक्यूल। अरे बोल सकता हूं यार, अगर मॉलिक्यूल इधर है तो एवरेज डिस्टेंस बढ़ गया घट गया? बढ़ गया। नहीं आया समझ? अभी मैंने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ाया, सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी बढ़ गई, बैरियर ऊपर और शिफ्ट हो गया। अगर ये बैरियर ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक क्या ऑक्सीलेट कर सकता है? अगर इस जोन में ऑक्सीलेट कर सकता है तो जल्दी से बताना, इस लाइन का मिड पॉइंट कहां पे आएगा? इस लाइन का मिड पॉइंट कहां पे आएगा? क्या इसके इधर आएगा या नहीं आएगा? क्या हम कह सकते हैं थोड़ा सा इधर आएगा? अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जो मीन पोजीशन थी बी की, वो धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये ग्राफ जो है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। यहां पे इसका स्लोप ज्यादा है और यहां पर इसका स्लोप कम है, इसीलिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ने पर दो एक्सट्रीम पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर पे ना आकर के थोड़ा आगे शिफ्ट हो रहा है। अरे मानते हो? दिस इज द मेन रीजन जो कि जनता को नहीं पता। ये रीजन है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर कोई एक हाइपोथेटिकल एटम ले लूं, उसके लिए ये ग्राफ सपोज पैराबोलिक होता, कैसा होता? पैराबोलिक ग्राफ होता। पैराबोलिक का मतलब होता है कि वो मीन पोजीशन के अबाउट क्या है? सिमेट्री। तो एक बात बताना, अगर मैं इस पर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? इसमें गारंटी है कि आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहले ऐसे घूम रहा था, इसका लाइन का मिड पॉइंट क्या यही है? टेम्परेचर बढ़ा, अब ऐसे घूम रहा है, पैराबोला है, तो आपको पता है इसके अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल होगा। क्या अभी भी इसका मिड पॉइंट यही है? मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, ये रहा, क्या अभी भी इसका मिड पॉइंट यही है? मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया, ये रहा, क्या अभी भी इसका मिड पॉइंट यही है? क्या ये मिड पॉइंट हमेशा इसी लाइन पर है या नहीं है? तो इसका मतलब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, क्या बताना मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़े इस केस में या नहीं बढ़े? बढ़ तो गए। पहले एम्पलीट्यूड ये था, अब ये है, अब ये है, अब ये है, क्या एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है? लेकिन फिर भी आर चेंज नहीं हुआ। तो बताओ अगर कोई हाइपोथेटिकल एटम इस तरीके का तुम्हें मिल जाए तो और तुमसे पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, क्या बोलोगे? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पहले लाइन ये थी तो उसका मिड पॉइंट ये था, लेकिन अब ये सारी लाइंस मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, सीधे सीधे काम की बातें लिखूंगा यहाँ पे। जब ये लाइन थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुई तो इसका मिड पॉइंट इस लाइन पे नहीं रहा,
थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, ये लाइन थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हुई तो इसका मिड पॉइंट इधर नहीं रहा, इधर कहीं शिफ्ट हो गया, तो ये जो मिड पॉइंट है वो इधर शिफ्ट होता जा रहा है। मतलब मिड पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन पोजीशन। क्या है, मीन पोजीशन। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता कि इधर का स्लोप कम होता और इधर का स्लोप ज्यादा होता, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बॉडी एक्सपेंड होने की जगह क्या होती, कंप्रेस हो रही होती। क्या इस बात को आप फील कर पा रहे हैं? मतलब सपोज अगर मैं एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एटम लूं जिसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को मिला, एक मिनट, ये ऐसा, ठीक है। अब देखना, ये रहा मीन पोजीशन, मानते हो? अरे यही होगी ना मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे डी यू बाय डी आर की वैल्यू क्या रही हो, 0। अरे मानते हो या नहीं? ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये थी मीन पोजीशन। अब ये रही ऊपर लाइन, बताना जल्दी से, लेफ्ट या राइट? और क्या ये लग रहा है मॉलिक्यूलर सेपरेशन कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। मतलब इस केस में अगर टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया तो इस केस में आर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। मतलब बॉडी एक्सपेंड करेगी या कंप्रेस करेगी? इसमें कंप्रेस करेगी और इसमें क्या करेगी? मतलब पूरा गेम किसका है ये? टेम्परेचर नहीं, यू वर्सेस आर का है। यू वर्सेस आर का कर्व ही डिसाइड करेगा कि वो बॉडी एक्सपेंड करेगी या फिर कंप्रेस करेगी। हम तो इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हो सकता है जेई एडवांस में एक कॉम्प्रिहेंशन बना करके एक ग्राफ वगैरह दे करके आपसे पूछ लिया जाए, तो इस तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नोट डाउन दिस। उसके बाद किसका क्लास है? बना लिया? जल्दी फटाफट। ये मैंने सिर्फ बता दिया है, कोई पूछ नहीं रहा तुमसे ज्यादा कुछ, ठीक है? क्योंकि लोगों को ये लगता है वाइब्रेशंस बढ़ गए इसीलिए एक्सपेंशन हो गया। वाइब्रेशंस तो तीनों में ही बढ़ गए, तीनों में ही एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन एक बॉडी कंप्रेस हुई है, एक बॉडी एक्सपैंड हुई है और एक बॉडी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। इस तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर्स हमको गैसेस के केस में देखने को काफी मिलेंगे। हाँ, एनर्जी किसी को, तुम पहले ऐसे ऐसे घूम रहे थे, मैंने पीछे से आके एक लात और मारी तुम्हें, तो अब क्या होगा? नहीं समझ पा रहे? आगे फील है? मतलब कोई ब्लॉक इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है
तुमने आकर के एकदम से उस पर किक दी, फिर तुम साइड में खड़े होकर देख रहे हो, क्या होगा उस ब्लॉक के साथ? फैल जाएगा? नहीं, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहां पे मैं एनर्जी दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो लिखिएगा एक स्टेटमेंट, द इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी, the increase in dimensions of a body due to the increase in temperature, due to the increase in temperature, the increase in dimensions of a body is due to the increase in temperature is called thermal expansion, is called thermal expansion. And it occurs due to the, and it occurs due to the asymmetric nature, asymmetric nature, it occurs due to the asymmetric nature of a potential energy curve. It occurs due to the asymmetric nature of a potential energy curve. जैसे कि सपोज मैंने एक रॉड कंसिडर किया, इस रॉड का जो लेंथ है वो मुझे एल दिया हुआ है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक, तो इसकी लेंथ चेंज होगी, और सपोज वो लेंथ में जो चेंज आया वो कितने का आया? डेल्टा एल का। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डेल्टा एल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा बॉडी की लेंथ में उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होगा। साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि ये जो डेल्टा एल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एल। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें आने वाला चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा। जब इन प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर ये फॉर्मूला बनता है डेल्टा एल बराबर एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। सर ये अल्फा क्या आ गया फिर से? ये अल्फा ये वाला अल्फा नहीं है, ये अल्फा तो प्रोपोर्शनलिटी था। क्या था? प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन ये जो अल्फा है ये यहाँ पर आपके लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम नाम रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये किसी भी गिवन मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जब आप कोई भी गिवन मटेरियल लेते हैं, लाइक आपने एल्यूमिनियम लिया या सपोज आपने आयरन लिया, तो उस गिवन मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं डेल्टा एल को एल अल्फा डेल्टा टी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एल अल्फा डेल्टा टी, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो। अगर अल्फा क्या है? कांस्टेंट, तो इस तरीके से मैं चेंज निकाल सकता हूं। आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? हाँ, चेंज इन टेम्परेचर। वंडरफुल। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए कि इस रॉड की लेंथ क्या होगी, तो नई वाली लेंथ, फाइनल लेंथ अगर कोई पूछ रहा है तो मैं कहूंगा पुरानी वाली लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बस यही फॉर्मूला है जिसपे पूरा का पूरा ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, खत्म हो चुका है चैप्टर, इतना ही था बस, मैं तो इतना ही पढ़ाता हूँ, अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। फाइनल लेंथ अगर निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू ये रखी हुई है, अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या लिखेंगे? एल प्लस एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या भाई ये समझ आ रहा है? तो यहाँ पे फाइनल लेंथ लिखी जा सकती है, एल को अगर कॉमन ले लिया जाए, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। नोट कर लें भाई।
क्वेश्चन लिखिएगा। find out the change in temperature, find out the change in temperature of iron ring, change in temperature of iron ring of diameter of a diameter is 15 degrees Celsius. Diameter is 15 centimeter. Diameter is 15 centimeter. Is used to mount on a wooden wheel. Is used to mount on a wooden wheel of diameter 15.05 सेंटीमीटर। अल्फा जो है आयरन का वो दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -5। ये सवाल डिस्कस करेंगे कल, सोच के आइएगा। चलिए भाई, इसी के साथ चलते हैं। होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा भाई। ओके, थैंक यू।